नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 के इतिहास के सिलेबस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इतिहास में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यह 10 मिनट का वीडियो आपकी पूरी स्ट्रेटजी बदल देगा। आज हम इस वीडियो में 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, इतिहास के 3 भाग और उसके 12 अध्याय का एक संक्षिप्त ओवरव्यू देखेंगे। दूसरा, 100 अंकों का रोड मैप देखेंगे और जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा, 5 सालों का महाविश्लेषण करेंगे, जहां मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे साल 2024 में सिर्फ एक टॉपिक से पूरे 47 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए थे। चौथा, जानेंगे कम मेहनत में ज़्यादा नंबर कैसे लाए। दोस्तों, परीक्षा में 100 में से सिर्फ 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने होते हैं। पूरी किताब छोड़कर केवल चुनिंदा टॉपिक पढ़कर 95 प्लस स्कोर आसानी से बनाया जा सकता है। पांचवा, देखेंगे कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है और किस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और छठे और आखिरी बिंदु में हम देखेंगे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। साथ ही हम आपको वो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जिसमें बोर्ड एग्जाम में हर साल 80 से 85 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे पहले पॉइंट से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इतिहास के 3 भाग और 12 अध्यायों का पूरा ओवरव्यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास 12 के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कुल 4 अध्याय हैं। पहला, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। दूसरा, राजा, किसान और नगर। तीसरा अध्याय है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और चौथा अध्याय है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसी तरह दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास का। इसमें भी हमें 4 अध्याय के बारे में जानना है, जिसमें कि पहला यात्रियों का नजरिया, दूसरा भक्ति सूफी परंपराएं, तीसरा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और चौथा किसान, जमींदार और राज्य। और तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें भी 4 अध्याय आते हैं, उपनिवेशवाद और देहात, दूसरा विद्रोही और राज, तीसरा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अंतिम है संविधान का निर्माण। अब बात करते हैं हमारे पहले भाग प्राचीन भारत का इतिहास की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आने वाले चारों अध्यायों में हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है उसे ध्यान से समझिए। पहले अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां में हमें पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। और इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और नगर नियोजन जैसे प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, जहां से हर साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर में हम मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम 16 महाजनपद और साथ ही मौर्य वंश एवं गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को समझेंगे। तीसरे अध्याय बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में मुख्य रूप से महाभारत और उस समय के प्राचीन समाज का अध्ययन करना है। और चौथे अध्याय विचारक, विश्वास और इमारतें में हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्रसिद्ध सांची के स्तूप के बारे में गहराई से जानना है। दोस्तों, अब स्क्रीन पर पूरे इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर डेटा देखिए, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। प्राचीन भारत के इन 4 अध्यायों का पिछले 5 सालों का सच आपके सामने है। पहले अध्याय को देखिए, साल 2026 में 19 नंबर, 2025 में 17 नंबर और वर्ष 2024 में 14 नंबर और 2022 में रिकॉर्ड 26 नंबर के सवाल अकेले इसी चैप्टर से आए हैं। यानी यह चैप्टर हर साल परीक्षा में तबाही मचाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर में देखिए। साल 2026 में और 2025 में जहां 15-15 नंबर के प्रश्न आए हैं, वहीं साल 2024 में इस अकेले अध्याय से रिकॉर्ड तोड़ पूरे 30 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए थे। 30 नंबर का मतलब है परीक्षा का सीधा 30% हिस्सा अकेले इसी चैप्टर ने कवर किया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम जानेंगे कि सबसे कम वेटेज किस टॉपिक के, यानी अध्याय 3 का बंधुत्व, जाति तथा वर्ग में देखिए। पिछले 5 सालों का डेटा गवाह है कि ना तो इसका लॉन्ग में कोई योगदान रहा है और ना ही शॉर्ट्स क्वेश्चन में कुछ खास पूछा जाता है। इसका योगदान इतना कम है कि स्मार्ट स्टडी के लिए आप इस टॉपिक को पूरी तरह छोड़ भी सकते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए पूरी किताब छोड़कर केवल पहले और दूसरे चैप्टर को मजबूत करें। बाकी डेटा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग मध्यकालीन भारत का इतिहास की। स्क्रीन पर देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है यात्रियों का नजरिया। इसमें हम 3 प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अरबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के विवरण के साथ साथ डाक व्यवस्था और दास व्यवस्था को भी समझेंगे। दूसरा, भक्ति सूफी परंपरा में अलवार और नैनार संतों के बारे में विशेष रूप से जानकारी एकत्रित करेंगे तथा सूफी परंपरा और खानकाह के बारे में जानेंगे। तीसरा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में हम पूरी तरह से प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा, किसान, जमींदार और राज्य। मध्यकालीन भारत का अंतिम टॉपिक है। हम मुगल कृषि समाज और जमींदार और उनके भूभाग भू राजस्व व्यवस्था को गहराई से समझेंगे। यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान, जमींदार और राज्य कि हर साल लगभग अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको डाटा विश्लेषण करने के दौरान आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। दोस्तों, स्क्रीन पर मध्यकालीन भारत का डेटा देखिए, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले बड़ा ट्विस्ट चौथे बॉक्स किसान, जमींदार और राज्य में देखिए। साल 2026 में 22 नंबर, 2025 में 16 नंबर और 2024 में पूरे 30 नंबर और 2023 तथा 22 में लगातार 29 नंबर के प्रश्न आए हैं। यानी पूरे मध्यकालीन भारत में यह चैप्टर हर साल लगभग 25% की भूमिका में रहता है। ठीक इसी तरह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स भक्ति सूफी परंपरा को देखिए। साल 2026 में जहां इससे 13 नंबर के प्रश्न आए हैं, वहीं साल 2025 में इस अकेले टॉपिक से पूरे 21 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए थे। वहीं अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य और यात्रियों का नजरिया के, तो यह स्पष्ट होती है कि पिछले 5 सालों के डाटा से कि इन टॉपिक से बहुत ही कम प्रश्न बने हैं। बस इन दोनों टॉपिक का पीवाईक्यू पढ़ने से पूरी तरह काम हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक किसान, जमींदार और भक्ति सूफी को मुख्य रूप से मजबूत करें। और मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना दे रहा हूं कि बहुत ही जल्द वर्ष 2009 से 26 तक के 18 वर्षों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पीवाईक्यू सीरीज टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे टॉपिक वाइज। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग आधुनिक भारत का इतिहास की। स्क्रीन पर देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले 4 टॉपिक के बारे में जानेंगे। पहला है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम स्तमरारी, जिसे कि अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। संथाल और पहाड़ियाँ विद्रोह के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक है विद्रोही और राज्य। इसमें हम 1857 का विद्रोह, उसके प्रमुख विद्रोही नेता और उनकी रणनीतियों को समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम राष्ट्रवाद का उदय 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास को समझेंगे और जानेंगे कि क्या कैसे घटना घटित हुई, और इसे एक सीक्वेंस में देखना है। और गांधी जी के प्रमुख जन आंदोलन को भी गहराई से देखना है, क्योंकि यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप डाटा विश्लेषण के दौरान देखेंगे कैसे इस टॉपिक से साल 2024 में 47 नंबर के प्रश्न पूछ लिए गए थे। और आधुनिक भारत के सबसे आखिरी टॉपिक है संविधान का निर्माण में हम संविधान सभा का गठन, अधिकारों पर बहस और ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब स्क्रीन पर पूरे इतिहास का सबसे बड़ा सच देखिए। अगर सिर्फ साल 2026 की बात करें तो आधुनिक भारत से कुल मिलाकर लगभग 73 नंबर के प्रश्न आए हैं। यानी पूरे पेपर का लगभग 75% हिस्सा अकेले यही भाग कवर करता है। लेकिन यहाँ असली हिडन पैटर्न समझिए। आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद और 1857 की क्रांति, पहले इनका कोई खास वेटेज नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों में यानी 2025 से और 2026 में इनका महत्व अचानक बढ़ा है, और यह हर साल लगभग 15 से 18 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें साल 2024 की, तो यह जहां उपनिवेशवाद से सिर्फ 8 नंबर और 1857 की क्रांति से 7 नंबर के प्रश्न आए थे, ठीक उसी साल गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से रिकॉर्ड पूरे 47 मतलब 47 नंबर के प्रश्न आए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के पूरा डेटा ध्यान से देखिए। साल 2026 में 25 नंबर, 2025 में 29 नंबर, 2023 में 27 नंबर और 2022 में भी
यहाँ से लगातार 26 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। यानी दोस्तों, उपनिवेशवाद एवं 1857 की क्रांति और संविधान को हम सिर्फ मुख्य ओवरव्यू में देखेंगे, लेकिन गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को आपको लाइन टू लाइन पूरी गहराई से पढ़ना है, क्योंकि यह अकेले चैप्टर आपको टॉपर बना सकता है। बोर्ड एग्जाम का एक कड़वा सच सुन लो। हर साल लगभग 75% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सवाल पिछले 10 से 15 सालों के पेपर से ही हूबहू रिपीट होते हैं। और मज़ेदार बात पता है क्या? एग्जाम में आपको केवल 50% सवाल ही बनाने होते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ PYQ ढंग से कर लिए तो टॉप पर बनना तय है। इसलिए मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में लेकर आ रहा हूँ वर्ष 2009 से 26 तक की 18 वर्षों का PYQ सीरीज। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, कि आखिर आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। स्क्रीन पर देखिए, इतिहास की ये 3 किताबें NCERT की आधिकारिक पुस्तकें हैं। भाग 1 प्राचीन भारत, भाग 2 मध्यकालीन भारत और भाग 3 आधुनिक भारत। मार्केट में SBPD जैसी बहुत सी शानदार और बेहतरीन किताबें उपलब्ध हैं जो नॉलेज और समझ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की सटीक तैयारी के लिए आपको केवल NCERT की इन किताबों को ही फॉलो करना है। NCERT पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार बोर्ड में जो दीर्घ उत्तरीय यानी 5 नंबर के लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कई बार सीधे NCERT के चैप्टर के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों से हूबहू उठाकर पूछ लिए जाते हैं। आप PYQ देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। इसके अलावा परीक्षा में जब भी कोई नया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तो बोर्ड सीधे NCERT की इन किताबों की लाइनों के बीच से ही उसे तैयार करता है। इसलिए परीक्षा में पूरे अंक हासिल करने के लिए आपको केवल NCERT की इन तीनों ओरिजिनल किताबों को ही अपना मुख्य आधार बनाना है। आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, क्या पढ़े क्या छोड़े। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता और दूसरा राजा किसान और नगर, जिसमें मगध का उत्कर्ष, मौर्य तथा गुप्त वंश के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इन्हीं 2 टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 45 से 50 अंकों का प्रश्न बन जाएगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास की, तो इसमें आपको किसान, जमींदार और राज्य तथा दूसरा भक्ति और सूफी परंपरा को पढ़ लेने से आपके लगभग एग्जाम में सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि तीसरे अध्याय आधुनिक भारत के इतिहास की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको अगर किसी टॉपिक पर ध्यान देना है तो वह है गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके साथ ही आपको संविधान का निर्माण और 1857 की क्रांति को भी ध्यान में रखेंगे। जो जो भी ग्रीन कलर में दिख रहा है, अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 100 अंकों का प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स हैं से मिल जाएंगे। अब मैं आखिरी में आपको एक सवाल देकर जा रहा हूं कि हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर निम्न में से कौन है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें और यह भी बताएं कि यह जो स्थल है वर्तमान में कहाँ स्थित है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह भी बताएं कि आप अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के सिलेबस डिस्कशन पर चाहिए। अगर आप PYQ प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद।